नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की उस अनमोल धरोहर में जिसने भारतीय समाज की आत्मा को शब्द दिए। मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान। गोदान केवल एक कहानी नहीं है, ये भारतीय किसान के जीवन का दस्तावेज है। यह उस किसान का प्रतीक है जो जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन गरीबी और शोषण की जकड़ में कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने उस समय के भारत को जिया जागता रूप दिया है। गांव और शहर का द्वंद्व, जमींदारी शोषण, कर्ज का बोझ, धार्मिक पाखंड, परिवार का संघर्ष और स्त्री की अटूट शक्ति, ये सब एक धारा में प्रवाहित होते हैं। इस कथा का नायक है होरी महतो, एक साधारण किसान जिसकी सबसे बड़ी इच्छा है गाय का दान करना। आप सुनकर सोच सकते हैं, इतनी छोटी सी बात, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कामना है, क्योंकि गाय प्राचीन भारतीय ग्रामीण संस्कृति में संपन्नता, धर्म और सम्मान का प्रतीक है। गोदान को सुनते हुए आप पाएंगे कि यह केवल साहित्य नहीं, बल्कि समाज का सच है। तो आइए इस कथा की यात्रा शुरू करें। पार्ट 1, होरी और उसका सपना। गांव का एक साधारण किसान होरी महतो अपने छोटे से घर और थोड़ी सी जमीन पर जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास इतना कुछ नहीं था कि वह सुख से जी सके, लेकिन दिल में एक सपना था, गाय खरीदना और जीवन के अंत में गोदान करना। गाय उसके लिए केवल दूध और धन का साधन नहीं थी, वह उसकी धार्मिक आस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मिक शांति का प्रतीक थी। गांव के समाज में जिसकी गाय हो उसका सम्मान बढ़ जाता, और जिसके घर से गोदान हो उसे पुण्य मिलता। लेकिन गरीब किसान के लिए गाय खरीदना आसान नहीं था। होरी के पास पहले से ही कर्ज का बोझ था। उसका परिवार भी संघर्ष में जीवन यापन कर रहा था। उसकी पत्नी धनिया मेहनती और साहसी थी। बेटा गोबर जवान, जुझारू और विद्रोही स्वभाव का था, और उनकी छोटी सी गृहस्थी जिसमें सुख कम और दुख ज्यादा थे। धनिया अपने पति की मजबूरियों को समझती थी, लेकिन उसकी कमजोरी और दूसरों के सामने झुकने की आदत से खिन्न रहती थी। वह चाहती थी कि होरी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन होरी हमेशा लोग क्या कहेंगे और धर्म क्या कहता है के दबाव में रहता। एक दिन होरी ने बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर एक गाय खरीद ही ली। गाय आते ही उसका मन उल्लास से भर उठा। उसे लगा जैसे उसका जीवन सफल हो गया। अब घर में दूध आएगा, सम्मान बढ़ेगा और वह अपने सपने की ओर एक कदम और बढ़ जाएगा। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से कहाँ साथ देती है। गाय उसके लिए सौभाग्य नहीं, बल्कि मुसीबत बन गई। होरी का भाई हीरा और भाभी जुनिया इस बात से जलने लगे कि होरी ने गाय खरीद ली। उनके घर में तो कोई संपत्ति नहीं थी, फिर होरी कैसे संपन्न दिख सकता है। ईर्ष्या ने उन्हें भीतर से कचोटना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गाय रहस्यमय ढंग से मर गई। किसी को शक हुआ कि हीरा ने जहर दिया है, किसी ने कहा यह अपशकुन है। गांव में तरह तरह की बातें फैल गईं। गाय की मौत ने न केवल होरी का सपना चकनाचूर किया, बल्कि उस पर धार्मिक और सामाजिक बोझ भी डाल दिया। गांव के पंडित दातादीन ने कहा, गाय ब्रह्मा है, उसकी मौत का प्रायश्चित करना होगा। होरी पहले से ही कर्ज में दबा था, फिर भी उसे जुर्माना और दंड देना पड़ा। उसने सोचा था कि गाय उसके लिए सुख लाएगी, लेकिन गाय के जाते ही उस पर और बोझ बढ़ गया। यहीं से शुरू होता है उस किसान का संघर्ष जिसने जीवन भर मेहनत की, लेकिन बदले में केवल कर्ज, अन्याय और दुख पाया। पार्ट 2, परिवार और समाज का टकराव। होरी का बेटा गोबर अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। जहां होरी हर बार समाज और परंपरा के सामने झुक जाता था, वहीं गोबर में बगावती तेवर थे। वह देखता कि पिता हर बार पंडितों, महाजनों और जमींदारों के दबाव में टूट जाते हैं। वह सोचता, क्यों किसान हमेशा हार मान लेता है, क्यों वह न्याय के लिए नहीं लड़ता। गोबर चाहता था कि उसका परिवार अपनी शर्तों पर जिए, दूसरों की कठपुतली बनकर नहीं। इसलिए अक्सर उसका टकराव पिता से होता रहता। धनिया कई बार बीच बचाव करती, लेकिन घर का वातावरण तनाव से भरा रहता। गांव में एक गरीब और असहाय लड़की थी, जुनिया छोटी। उसके पिता नहीं थे और समाज में उसका कोई सहारा भी नहीं। गोबर का झुकाव उसकी ओर हुआ और दोनों में गुप्त प्रेम संबंध बन गए। एक दिन गोबर ने बिना किसी से पूछे जुनिया को अपने घर ले आया। उसने कहा, यह मेरी पत्नी है, अब यहीं रहेगी। ये कदम गांव की परंपराओं और सामाजिक नियमों के खिलाफ था। उस समय बिना शादी के इस तरह किसी लड़की को घर लाना पूरे समाज को चुनौती देने जैसा था। जैसे ही यह खबर फैली, गांव में खलबली मच गई। पंडित दातादीन और पंचायत के लोग भड़क उठे। उन्होंने कहा, ये तो धर्म का अपमान है, इसे घर में रखना पाप है, इसे निकालो वरना समाज तुम्हें बहिष्कृत कर देगा। होरी, जो हमेशा समाज के डर से कांपता था, परेशान हो उठा। वह सोचने लगा, अगर समाज ने बहिष्कार कर दिया तो, अगर पंडितों ने श्राद्ध, पूजा और रीति रिवाज बंद कर दिए तो। लेकिन ठीक उसी समय उसकी पत्नी धनिया ने अद्भुत साहस दिखाया। धनिया ने पंचायत और पंडितों के सामने डटकर कहा, जुनिया हमारे घर आई है तो ये यहीं रहेगी, अगर इसे निकालना है तो पहले मुझे निकालो। उसने ये भी कहा, समाज हमेशा औरत को ही दोष देता है, लेकिन गलती अगर हुई है तो गोबर की भी उतनी ही है, फिर सजा सिर्फ लड़की को क्यों। धनिया का ये साहसिक कदम सुनकर सब चुप हो गए।
होरी अंदर से कांप रहा था, लेकिन धनिया की आंखों में आग थी। उसने अपने परिवार की इज्जत और जूनिया की अस्मिता को बचाने का फैसला किया। यहाँ से उपन्यास का स्वर बदल जाता है। अब कहानी केवल होरी की नहीं रह जाती, बल्कि धनिया और जूनिया जैसी स्त्रियों की ताकत का प्रतीक बन जाती है। गांव में माहौल गर्म होते देख गोबर ने घर छोड़ दिया। वह शहर चला गया, जहां उसने मजदूरी शुरू की। ये दिखाता है कि नई पीढ़ी गांव की रूढ़ियों और जमींदारी के दबाव से निकलकर अपना रास्ता ढूंढना चाहती थी। लेकिन उसके जाने से घर पर बोझ और बढ़ गया। अब धनिया और होरी को ही समाज और परिवार का सारा बोझ उठाना पड़ा। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि जूनिया को घर में रखने का प्रायश्चित करना होगा। पंडित दातादीन ने भारी जुर्माना ठोका। होरी, जो पहले से कर्ज में दबा था, और गहरे गड्ढे में गिर गया। यहाँ प्रेमचंद ने बहुत सटीक चित्रण किया है। समाज हमेशा कमजोर पर ही हाथ डालता है। गरीब किसान से हर बार कुछ न कुछ छीन लिया जाता है। धर्म और समाज के नाम पर उसका शोषण किया जाता है। धनिया ने बार बार आवाज़ उठाई, क्यों हर बार हमसे ही बलिदान मांगा जाता है? क्यों जमींदार और महाजन के पाप छुपा दिए जाते हैं और गरीब किसान से हर छोटी गलती का हर्जाना लिया जाता है? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। फिर भी वह हार नहीं मानती। वह जूनिया को अपनाकर दिखाती है कि औरत अगर ठान ले तो समाज की परंपराएं भी उसकी राह नहीं रोक सकती। इन घटनाओं ने परिवार को हिलाकर रख दिया। होरी हमेशा दबे मन से सोचता, काश ये सब न होता। लेकिन धनिया जानती थी, यह अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का वक्त है। गोबर के चले जाने से घर में मजदूरी का बोझ और बढ़ गया। धनिया खेत में भी हाथ बटाती, घर भी संभालती और जूनिया की देखभाल भी करती। ये भाग बताता है कि भारतीय स्त्रियां कितनी मजबूत हो सकती हैं। जहां होरी डर से चुप हो गया, वहीं धनिया ने सच्चाई और न्याय का साथ दिया। लेकिन क्या केवल साहस से सब बदल जाएगा, या फिर जमींदारी और कर्ज का जाल होरी के परिवार को और गहराई में धकेल देगा? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। पार्ट 3, जमींदारी, शोषण और कर्ज का जाल। होरी का जीवन पहले से ही कर्ज में दबा हुआ था। उसने कभी खेती के लिए बीज खरीदे, कभी गाय के लिए पैसे लिए, कभी किसी सामाजिक रिवाज को निभाने के लिए उधार लिया। लेकिन इन सब का ब्याज इतना अधिक था कि मूल रकम कभी चुकाई ही नहीं जा सकती थी। महाजन और साहूकार गरीब किसान की हालत का फायदा उठाते। वह कहते, होरी, आज पैसे ले जा, कल खेत से निकाल कर चुका देना। लेकिन कल कभी नहीं आता था। हर बार ब्याज चढ़ता जाता और किसान की मेहनत साहूकार की तिजोरी में जाती। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि कैसे गरीब किसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके हिस्से में भूख और कर्ज ही आता है। गांव का जमींदार था राय साहब। वह सीधे किसानों से नहीं मिलता, लेकिन उसके मुनीम और कारिंदे किसानों पर शिकंजा कसते रहते। कर लगान वसूली का तरीका क्रूर था। अगर कोई किसान लगान न दे पाए तो उसकी फसल जब्त कर ली जाती, बैल छीन लिए जाते या घर की औरतों को अपमानित किया जाता। होरी सोचता, क्या इसी दिन के लिए मैं जन्मा हूँ? मैं मिट्टी जोतता हूँ, फसल उगाता हूँ और खाने को दाने तक नहीं बचते। राय साहब के लिए किसान सिर्फ आय का साधन थे, इंसान नहीं। यहाँ प्रेमचंद ने जमींदारी तंत्र की कठोर सच्चाई दिखाई है। होरी ने बड़ी मुश्किल से एक गाय खरीदी थी। गाय उसके लिए सिर्फ पशु नहीं, बल्कि सम्मान और धर्म का प्रतीक थी। गांव में गाय होना मतलब है कि किसान का घर बसा हुआ है, उसमें समृद्धि और धर्म का वास है। लेकिन होरी के भाई हीरा और उसकी पत्नी झगड़े में गाय को जहर दे देते हैं। गाय मर जाती है और होरी पर धर्म का संकट टूट पड़ता है। पंडित दातादीन और गांव के लोग कहते हैं, गाय की हत्या पाप है, इसका प्रायश्चित करना होगा। फिर वही जुर्माना, वही पैसा, वही शोषण। होरी कर्ज में और डूब जाता है। गांव का समाज हर बार धर्म और रीति रिवाज के नाम पर गरीब से बलिदान लेता है। लेकिन यही समाज अमीर और जमींदार की गलती पर चुप रहता है। यहाँ प्रेमचंद ने समाज की दोहरी मानसिकता का करारा व्यंग्य किया है। धनिया यहाँ भी आवाज़ उठाती है। वह कहती है, गाय भगवान की है तो पाप पुण्य का हिसाब भगवान करेंगे। गरीब से हर बार जुर्माना क्यों लिया जाता है? लेकिन उसकी आवाज़ अनसुनी कर दी जाती है। गरीब की बात सुनने वाला कोई नहीं था। पंचायत, महाजन और पंडित सब एक दूसरे के साथी थे। वे मिलकर किसान को और दबाते थे। अगर कोई गरीब किसान विरोध करता तो पंचायत उसका बहिष्कार कर देती। होरी डर से हमेशा झुक जाता। वह सोचता, समाज के खिलाफ जाना मतलब है अकेले पर जाना। अकेले पर गए तो जीना मुश्किल है। यही डर उसे हर बार अन्याय के सामने मौन कर देता। इस बीच गांव में कई किसानों की हालत बिगड़ती जा रही थी। किसी का बैल मर गया, किसी का खेत साहूकार ने ले लिया, किसी के घर खाने को दाना नहीं था। सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी, मेहनत बहुत लेकिन नतीजा शून्य। प्रेमचंद ने इस हिस्से में किसानों की सामूहिक पीड़ा दिखाई है। गांव में भले ही हर परिवार अलग हो, लेकिन दुख सबका एक जैसा था। होरी अब बूढ़ा होने लगा था। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं, लेकिन कर्ज का बोझ घटने का नाम नहीं ले रहा था। वह हर दिन नई उम्मीद करता, शायद इस साल फसल अच्छी हो जाएगी।
लेकिन हर बार प्राकृतिक आपदा, महाजन का ब्याज या जमींदार की वसूली उसका सपना तोड़ देती। उसकी पत्नी धनिया कभी कभी कह देती, क्यों इतना सहते हो, क्यों नहीं उठ खड़े होते अन्याय के खिलाफ। लेकिन होरी जवाब देता, अगर समाज के खिलाफ गया तो जीते जी मर जाऊंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मरते वक्त मेरे माथे पर गोदान का तिलक हो। यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है। होरी अब थक चुका है, लेकिन समाज, धर्म और जमींदारी का बोझ उसके कंधों से उतरने का नाम नहीं लेता। लेकिन क्या गांव की यह त्रासदी केवल होरी तक सीमित रहेगी, या शहर की दुनिया भी इस संघर्ष में शामिल होगी? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। पार्ट 4, गांव बनाम शहर। अब तक की कहानी गांव, खेती और किसानों के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन गोदान सिर्फ किसान जीवन की गाथा नहीं है, ये पूरा भारतीय समाज का चित्र है। इसलिए प्रेमचंद ने शहर को भी कहानी में शामिल किया। शहर का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। वहां शिक्षा, नौकरी, फैक्ट्री, अस्पताल और आधुनिक विचारधारा की चर्चा थी। लेकिन साथ ही वहां भी स्वार्थ, दिखावा और नैतिक पतन कम नहीं था। डॉक्टर मालती इस उपन्यास की सबसे मजबूत शहरी महिला पात्र है। वह डॉक्टर है, अपने पैरों पर खड़ी है और समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है। वह मानती है कि औरत को सिर्फ घर की चारदीवारी में कैद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे शिक्षा और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन उसके भीतर भी द्वंद्व है। कभी वह पूरी तरह आधुनिक दिखती है, तो कभी भारतीय परंपराओं की ओर खींच जाती है। यहाँ प्रेमचंद ने भारतीय महिला के मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से दिखाया है। गांव का गरीब किसान जहां 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, वहीं ये लोग पैसों की बर्बादी और विलासिता में डूबे हैं। यह विरोधाभास प्रेमचंद के यथार्थवाद का सबसे बड़ा पहलू है। गांव में गरीबी, भूख और शोषण था, लेकिन वहां सादगी और आपसी सहयोग भी था। शहर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां दिखावा, अकेलापन और स्वार्थ था। गांव के लोग धर्म और परंपरा के नाम पर पीड़ित थे। शहर के लोग आधुनिकता और भोगवाद के नाम पर खोखले थे। इस प्रकार दोनों जीवन अधूरे थे। गांव और शहर की समस्याएं अलग अलग थीं, लेकिन जड़ में शोषण और असमानता ही थी। होरी और गांव पर शहर का असर। गांव के किसान धीरे धीरे शहर से जुड़ने लगे। कई लोग मजदूरी के लिए शहर जाने लगे। खुद गोबर भी गांव छोड़कर शहर चला गया था। शहर ने उसे रोजगार दिया, लेकिन वहां भी उसे पूरी इज्जत और बराबरी नहीं मिली। होरी गांव में बैठा सोचता, शहर में सब सुख सुविधा है, लेकिन वहां इंसानियत कहाँ? गांव में हम भूखे हैं, लेकिन दिल में अपनापन है। यह विचार गांव और शहर के अंतर को और स्पष्ट करता है। गांव की स्त्री गरीबी और परंपरा से जूझ रही है, तो शहर की स्त्री आधुनिकता और नैतिक द्वंद्व से। प्रेमचंद का दृष्टिकोण। प्रेमचंद न तो गांव को पूरी तरह आदर्श मानते हैं, न शहर को। उनकी दृष्टि संतुलित है। वे दिखाते हैं कि दोनों जगह समस्याएं हैं, और समाधान तभी होगा जब समाज सच्चाई, न्याय और समानता को अपनाएगा। यहाँ कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल यह है, क्या होरी अपनी गरीबी और कर्ज से कभी मुक्त हो पाएगा? क्या गांव और शहर दोनों मिलकर इंसानियत का रास्ता खोज पाएंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले और अंतिम हिस्से में। पार्ट 5, होरी का पतन और अंत। समय बीतता गया। होरी की उम्र ढल चुकी थी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने खेत जोते, मिट्टी में पसीना बहाया, लेकिन उसके हिस्से में कभी सुकून नहीं आया। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता गया, जैसे उसकी हड्डियां कमजोर होती गईं। अब उसकी देह टूट चुकी थी। बूढ़े शरीर में इतना दम भी नहीं था कि खेत में हल चला सके। लेकिन फिर भी वह हर सुबह उठकर खेतों की ओर देखता और सोचता, शायद अगली फसल मुझे थोड़ी राहत देगी। यह उम्मीद ही उसका सहारा थी। गरीबी ने होरी को बीमार बना दिया। पेट में भरने के लिए अनाज नहीं, शरीर में ताकत नहीं, और ऊपर से चिंता का बोझ। बीमारी ने उसे लगभग बिस्तर पर ला पटका। लेकिन घर में इलाज के पैसे कहाँ से आते? शहर के डॉक्टर तक जाना उसके लिए सपना था। गांव का वैद्य थोड़ी बहुत दवा देता, लेकिन वह भी बिना पैसे कहाँ। धनिया हर बार किसी तरह उधार ले आती, लेकिन उस उधार से केवल कर्ज की गहराई और बढ़ जाती। इसी बीच गोबर शहर से वापस लौटा। उसने कुछ पैसे कमाए थे और अब वह थोड़ा संभल चुका था। वह चाहता था कि पिता की हालत सुधरे, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कुछ किया नहीं जा सकता था। गोबर ने सोचा, अगर पिता ने जीवन भर मेहनत की और बदले में सिर्फ कर्ज और मौत पाई, तो किसान का भविष्य कैसा होगा? ये सवाल उसके मन को अंदर से झकझोर देता है। होरी की एक ही इच्छा बची थी, गोदान करना। हिंदू परंपरा के अनुसार मृत्यु के समय गाय का दान करना मोक्ष का मार्ग माना जाता है। होरी चाहता था कि मरते समय वह भी यह कर्तव्य पूरा कर सके। लेकिन उसके पास न गाय थी, न पैसे। धनिया जानती थी कि उसके पति की अंतिम इच्छा पूरी न हुई तो वह चैन से प्राण नहीं छोड़ पाएगा। धनिया ने एक दिन ठान लिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो उसने बरसों से बचा रखी थी, निकालकर पंडित को दी और कहा, ये लो, इसे लेकर गोदान का संकल्प पूरा करो, ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिले। ये धनिया का सबसे बड़ा बलिदान था। उसने अपनी भूख, अपना भविष्य सब दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि होरी का सपना अधूरा न रह जाए।
जब होरी को पता चला कि उसका गोदान पूरा हो गया है, उसकी आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उसने लंबी सांस ली और कहा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। उस क्षण उसकी आत्मा को शांति मिली। वह मुस्कुराते हुए प्राण छोड़ देता है। ये दृश्य उपन्यास का सबसे मार्मिक पल है। ये दिखाता है कि भारतीय किसान का जीवन चाहे कितना भी दुखों से भरा क्यों न हो, उसकी आत्मा धर्म, कर्तव्य और परिवार की परंपरा में बंधी रहती है। होरी की मृत्यु केवल एक किसान की मृत्यु नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय किसान वर्ग की त्रासदी है। उसके जीवन ने ये संदेश दिया, मेहनत करने वाला ही भूखा क्यों रहे, समाज और धर्म गरीब पर ही भारी क्यों पड़ते हैं। किसान अपनी मेहनत से सबका पेट भरता है, लेकिन खुद खाली पेट मरता है। गोदान यहीं अपने नाम को सार्थक करता है। ये सिर्फ गाय का दान नहीं, बल्कि एक किसान की पूरी जिंदगी का दान है, उसका खून, पसीना और अंततः उसका जीवन। होरी तो चला जाता है, लेकिन पीछे सवाल छोड़ जाता है। उसके बच्चे, उसकी पत्नी और पूरा गांव उसी कर्ज, उसी शोषण और उसी गरीबी के जाल में फंसा रहता है। जैसे होरी की जिंदगी एक अंतहीन चक्र थी, वैसे ही भारतीय किसानों की पीड़ा भी अंतहीन थी। प्रेमचंद का संदेश साफ है, अगर समाज नहीं बदला, अगर शोषण की व्यवस्था नहीं टूटी, तो हर होरी इसी तरह मरता रहेगा। यह उपन्यास केवल होरी की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारतीय किसान वर्ग का यथार्थ चित्रण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मेहनतकश इंसान का हक उसे क्यों नहीं मिलता, और समाज कब तक परंपरा और शोषण के नाम पर गरीब को कुचलाता। होरी चला गया, लेकिन उसकी मुस्कान, उसका संघर्ष और उसकी अंतिम सांस आज भी हर किसान की कहानी कहती है। आइए अब हम इस महान साहित्य का समालोचनात्मक समीक्षा करते हैं। उपन्यास का साहित्यिक महत्व। गोदान 1936 हिंदी साहित्य का वह शिखर है जिसे प्रेमचंद की सर्वोच्च कृति माना जाता है। इस उपन्यास में उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन का सबसे सजीव और यथार्थ चित्रण किया है। होरी का चरित्र सिर्फ एक व्यक्ति का चित्र नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय किसान वर्ग की त्रासदी का प्रतीक है। यह उपन्यास हमें दिखाता है कि कैसे किसान, जो धरती पर अन्न उपजाता है, स्वयं भूखा और कर्ज में दबा मर जाता है। प्रेमचंद ने इस कहानी को केवल व्यक्तिगत नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक शोषण की गाथा बना दिया। पात्रों का प्रतीकात्मक महत्व। इस उपन्यास के हर पात्र का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। होरी भारतीय किसान का प्रतीक, जो जीवन भर मेहनत करता है लेकिन सम्मान और सुख से वंचित रहता है। धनिया, स्त्री शक्ति और साहस का प्रतीक, वह समाज से टकराने की हिम्मत रखती है और परिवार की रीढ़ बनती है। जुनिया, असहाय स्त्रियों का प्रतीक, जिन्हें समाज हर बार दोषी ठहराता है, लेकिन वे फिर भी जीवन को थामे रहती हैं। गोबर, नई पीढ़ी का प्रतीक, जो विद्रोह करना चाहता है, लेकिन उसके सामने भी संघर्ष का नया रूप खड़ा होता है। इस प्रकार गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज का जीवित दस्तावेज है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारतीय समाज के 3 बड़े पहलुओं को उजागर किया है। 1. आर्थिक शोषण, किसान कर्ज, महाजन और जमींदार के शिकंजे में फंसा हुआ है। 2. सामाजिक कुरीतियां, जाति, धर्म और परंपराओं के नाम पर गरीब पर अन्याय किया जाता है। 3. लैंगिक असमानता, औरतों को हर बार दोषी ठहराया जाता है, लेकिन वे ही परिवार और समाज की असली आधारशिला हैं। प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत है यथार्थवाद। उन्होंने उपन्यास में वही दिखाया जो समाज में हो रहा था। गांव की गरीबी, खेतों की मेहनत, महाजन का शोषण, औरत का संघर्ष, सब कुछ इतना सजीव है कि पाठक, श्रोता खुद उस गांव में पहुंच जाता है। उनकी भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की है। वे कठिन शब्दों और भारी भरकम वाक्यों के बजाय सीधे दिल को छूने वाली शैली अपनाते हैं। यही कारण है कि गोदान सिर्फ साहित्यिक नहीं, बल्कि लोकप्रिय उपन्यास भी बन गया। हालांकि गोदान लगभग 90 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही है। आज भी भारत के लाखों किसान कर्ज में डूबे हैं। आज भी आत्महत्या और भूख उनकी त्रासदी बनी हुई है। आज भी समाज में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शहर और गांव का अंतर भी आज कायम है। शहर चमकदार है, लेकिन खोखला। गांव मेहनती है, लेकिन शोषित। इसलिए गोदान सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज का सच भी है। कुछ आलोचक कहते हैं कि गोदान में गांव और शहर की कहानी एक साथ चलने से फोकस बढ़ जाता है। लेकिन यही इसकी ताकत भी है, क्योंकि प्रेमचंद ये दिखाना चाहते थे कि किसान की समस्या सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि होरी बहुत कमजोर है, वह हर बार चुप क्यों रहता है। लेकिन असल में प्रेमचंद ने यथार्थ दिखाया है। किसान केवल किताबों में विद्रोही होता है, हकीकत में वह समाज और धर्म के दबाव से टूट जाता है। होरी की कमजोरी ही उसकी सच्चाई है। उपन्यास का अमर संदेश। गोदान हमें ये सिखाता है कि मेहनत करने वाले को उसका हक मिलना चाहिए। औरत समाज की रीढ़ है, उसे दबाना नहीं, सम्मान देना चाहिए। धर्म और परंपराएं अगर अन्याय को बढ़ावा देती हैं, तो उन्हें बदलना होगा। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब न्याय, समानता और इंसानियत उसकी नींव बनेंगे। प्रेमचंद का गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की दास्तान है।
यह उपन्यास हमें रुलाता है, सोचने पर मजबूर करता है और अंत में हमें झकझोर देता है। होरी की अंतिम मुस्कान, जब उसे लगता है कि उसका गोदान पूरा हो गया, सिर्फ उसकी जीत नहीं बल्कि उसकी हार की सच्चाई भी है। यह उपन्यास हमें बताता है कि बदलाव जरूरी है, वरना हर पीढ़ी अपने हिस्से का होरी बनकर मिट्टी में मिलता रहेगा। दोस्तों, ये थी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की पूरी कथा। ये सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। आज भी जब हम किसानों की हालत देखते हैं, जब औरतों का संघर्ष देखते हैं, तो हमें होरी और धनिया याद आते हैं। प्रेमचंद का संदेश साफ है, जब तक अन्याय और शोषण मिटेगा नहीं, तब तक हर घर में एक होरी जन्म लेता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह अमर संदेश और भी लोगों तक पहुंचे।